हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर डीलिंग बायोलॉजी ऑन दी चैप्टर रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑल्दो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, बट इसके जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बताए हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ऑब्वियसली किसी और प्लांट की हमने बात नहीं की है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ही मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दिया था। इसी वजह से हमने इसका जो नाम था वो चेंज कर दिया है, दैट इज दी रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, लास्ट के लेक्चर्स में अगर आपने विजिट किया हो चैनल के ऊपर तो आपको पता चला होगा कि हमने उसमें किन किन चीज़ों की बात की थी। हमने एगैमोस्पर्मी और इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ऊपर, उसमें भी नेचुरल मेथड के ऊपर पूरा डिस्कशन कर लिया था। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अब बात आती है उसी को कंटिन्यू करने की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट and like and share the content section if you have not done that so far। अगर आपको कंटेंट इंटरेस्टिंग या अप टू द मार्क लग रहा हो तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर देना। बाकी एक और चीज़, डाउट के लिए मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ, यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स, यू डोंट हैव टू कैरी फॉरवर्ड योर डाउट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर shikshakjunction@gmail.com जो आईडी इस समय स्क्रीन पर भी आ रही होगी वहां पर आप लिख के भेज सकते हो। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी कमेंट सेक्शन में, सो दैट यू कैन गेट एडेड टू दैट ग्रुप एंड यू विल गेट दी लाइव नोटिफिकेशंस व्हाटएवर इज कमिंग ऑन टू दी चैनल, राइट। So we will start our asexual reproduction or the vegetative propagation। इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने जो आर्टिफिशियल मेथड्स हमारे बचते हैं उस पर थोड़ी सी और बात करेंगे। और इसी आर्टिफिशियल मेथड में जो सबसे पहला आएगा हमारा वो आएगा लेयरिंग। ऑल्दो इस मेथड को हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं अलग अलग मेथोडोलॉजी से। तो लेयरिंग में क्या करते हैं हम, देखो लेयरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप स्टेम के ऊपर ही प्लांट में रूट्स को फॉर्म करवाओगे। एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप कैसे स्टेम को पूरे प्लांट में कन्वर्ट कराओगे, किसके थ्रू। सबसे पहले हमको उसमें से रूट बनाने हैं, क्योंकि रूट ही प्लांट का वो पार्ट है जो एक्चुअली में सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को सप्लाई करेंगे सो दैट इट कैन ग्रो फर्दर। जब तक प्लांट की जड़ें मजबूत नहीं होंगी, जैसे जब तक हमारे साथ भी, हमारे घर के साथ भी, या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी नींव मजबूत नहीं होगी, हम आगे उस पर अपना घर खड़ा नहीं कर सकते। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू द प्लांट्स ऑल्सो। जब तक प्लांट्स की रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी वो ऊपर के शूट्स को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। तो हम इस लेयरिंग मेथड में यही करने वाले हैं। वी विल आर्टिफिशियली इंड्यूस the roots onto the stem of these flowering plants so that after it is cut it will give rise to an entirely new plant। और इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। इस लेयरिंग को करने के भी दो तरीके हैं। पहला जो आता है वो आता है माउंड लेयरिंग, और दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा एयर लेयरिंग, या फिर इसको एक बहुत अच्छा नाम देते हैं, बहुत बोलने में भी आपको अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा, गुटी फॉर्मेशन। और ये गुटी फॉर्मेशन उसी फ्रूट से रिलेटेड है जो बस अब थोड़े दिनों में आने वाला है मार्केट में। बहुत पसंदीदा फ्रूट होता है यूजुअली लोगों का। अभी बात करते हैं उसके बारे में, पहले देखते हैं माउंड लेयरिंग में क्या है। देखो मान लो कि ये एक प्लांट है और ऐसा प्लांट है जिसकी जो स्टेम है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी जो बार्क होती है वो थिक होती है, जो आसानी से नहीं मुड़ सकती, लेकिन ये जो माउंड लेयरिंग है ये ऐसे प्लांट में पॉसिबल नहीं हो पाता जिसकी जो बार्क है वो थिक हो या जिसकी स्टेम फ्लेक्सिबल नहीं हो। तो आपको क्या करना है, माउंड लेयरिंग में एक ऐसा प्लांट चूज करना है
जो लेयरिंग के थ्रू पहले तो मल्टीप्लाई हो सके और जिसकी स्टेम थोड़ी फ्लेक्सिबल हो। तो हम क्या करेंगे, इस फ्लेक्सिबल स्टेम को, ये है हमारा सॉइल का सरफेस, इस फ्लेक्सिबल स्टेम को हम ऐसे बेंड करेंगे कि इसका कुछ पोर्शन तो सॉइल के अंदर रहे, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो टिप है स्टेम की वो बाहर रहे, वो एयर में ही रहनी चाहिए और इस स्टेम का कुछ पोर्शन हमारा सॉइल में रहना चाहिए। मॉइस्ट सॉइल होगी ताकि वो प्लांट को ग्रो कराने में मदद करेगी। तो थोड़े टाइम के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा कि इस जगह पर ये वाला जो पोर्शन था हमारा, जहां पर हमारी जो स्टेम थी वो सॉइल के कांटेक्ट में आ चुकी थी, वहां पर थोड़े टाइम के बाद रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं रूट्स, बट फिर भी मैं बस आपको डिनोट करने के लिए दिखा रही हूं कि यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज हाउ वी हैव अप्लाइड दिस लेयरिंग टेक्निक। हमने क्या किया, स्टेम को बेंड करके सॉइल में इस तरीके से लगाया कि उसकी जो टिप थी वो बाहर एक्सपोज्ड है एयर के, और यहाँ पर जो सॉइल के कांटेक्ट में पोर्शन था वहाँ पर कुछ टाइम के बाद रूट्स डेवलप हो गए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें भी दिखाया है, ये जो हमारी स्टेम है ये अभी भी पेरेंट प्लांट से अटैच है, इसको हमने कहीं पर भी उससे डिटैच नहीं किया है। ये हम डिटैच तभी करेंगे जब इस पर्टिकुलर पार्ट में स्टेम के हमको रूट्स मिल जाएंगी, और फिर उसके बाद ये जो है वो पूरा का पूरा एक नए प्लांट में डेवलप होने लगेगा, ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स। तो जब यहाँ हमें रूट्स मिल जाएंगी तो हम इस स्टेम को यहाँ से कट कर देंगे और इसको ग्रो होने देंगे अपनी जगह पर ही, सो दैट दिस शूट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। दिस इज हाउ दिस माउंड लेयरिंग is applied onto the plant as a method of artificial vegetative propagation। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करो कौन कौन से आप प्लांट्स को ऐसे कल्टीवेट करा सकते हो, तो आती है ग्रेप, अंगूर की जो बेल है उसको आप ऐसे ही कल्टीवेट करा सकते हो। दूसरा आती है जैस्मिन, ये भी वो फ्लावरिंग प्लांट है जिसको आप इस तरीके से कल्टीवेट करा सकते हो या ग्रो करा सकते हो। ये तो हो गई माउंट लेयरिंग की बात, जिसमें हमारी जो स्टेम है वो फ्लेक्सिबल है। दूसरा केस किसका आता है, ऐसे प्लांट्स का जिसकी स्टेम को हम बेंड नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें लेयरिंग की टेक्निक नहीं अप्लाई कर सकते? ऑब्वियसली नॉट। अब हम थोड़े चालाक बनेंगे और क्या करेंगे, जो हमारी हार्ड स्टेम थी या जो हमारी हार्ड बार्क थी वहां पर हमने इसके कुछ पोर्शन को गर्डल कर दिया, या यहाँ से कुछ जो सेल्स हैं उसको निकाल दिए। जब हम वैस्कुलर टिश्यूज को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं गर्डलिंग ऑफ स्टेम। क्या बोलते हैं? गर्डलिंग ऑफ स्टेम। यही सेम चीज आप अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में जाइलम और फ्लोएम के साथ भी पढ़ते आए हो, ये पता करने के लिए कि जाइलम बाहर होता है स्टेम में या फ्लोएम बाहर होता है। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से उस चीज को रिकैप कर लेना, क्योंकि ये वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। जब हमने स्टेम को गर्डल किया तो ये वाले जो सेल्स थे वो बाहर आ गए। बाहर यूजुअली स्टेम में डेड सेल्स होते हैं, वो हार्ड इसी वजह से हुई होती है क्योंकि उसके पास जो बाहर की साइड है वो है डेड सेल्स। गर्डलिंग करने का एक जो रीजन है वो ये भी हो सकता है कि हमने जो इसके लिविंग सेल्स अंदर की तरफ थे उसको एक्सपोज किया, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल लिविंग सेल्स उस स्टेम से बाहर नहीं आएंगे आपके न्यू सेल्स ग्रोथ फॉर्मेशन या ग्रोथ नहीं शो कर पाएंगे। ये बात कहाँ से प्रूव होती है? सेल थ्योरी से, जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि ऑल दी सेल्स अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अगर डेड सेल्स होंगे तो उससे नए सेल्स हम नहीं ले सकते, हमें चाहिए लाइव सेल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म दी पर्टिकुलर प्लांट और इन ऑर्डर टू अलाउ दी सेल्स टू ग्रो। तो हमने इसको गर्डल किया। अब इसको हम बेंड नहीं कर सकते, मतलब इसको इस तरीके से सॉइल में नहीं ला सकते। तो हम क्या करेंगे, इस गर्डलिंग के बाद इसको एक क्लॉथ से बाउंड करेंगे, एक क्लॉथ इसके आसपास लगाएंगे। इस क्लॉथ में हमने वही सारी चीजें सप्लाई करी हैं जो एक्चुअली में ये प्लांट, अगर ये स्टेम बेंड हुई होती है हमारी सॉइल के साथ तो हमने उसके साथ सप्लाई की होती। फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टेम को हमने गर्डल किया क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बेंड नहीं हो सकती। गर्डलिंग के बाद हमने इस स्टेम के आसपास एक ऐसा क्लॉथ या एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो उसे सॉइल से मिलता। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर
इस क्लॉथ के साथ या स्टेम के आसपास दी, जो कि सॉइल की तरह ही एक्ट करेंगी और प्रोसेस वही है। जब ये सॉइल की तरह एक्ट करेगी तो जहाँ पे हमने गर्डल किया था उसी जगह पर हमको थोड़े टाइम के बाद रूट्स का जो फॉर्मेशन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। हॉर्मोन्स भी सप्लाई किए जाते हैं और बाकी ऐसी सारी चीज़ें जो रूट्स को बनाने में, रूट प्रमोटिंग हॉर्मोन्स, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का जो रेशियो है उसको इस तरीके से सप्लाई किया जाता है ताकि यहाँ पर जो हमारे रूट्स हैं वो हमें मिल सकें। इस तरीके, इसीलिए हमने इसको बोला था एयर लेयरिंग। ये तो हो गया माउंट लेयरिंग क्योंकि हमने सॉइल में उसको दे दिया, लेकिन यहाँ पर हम सॉइल नहीं दे सकते तो हमने इसको एयर में ही लेयरिंग कराया है और इसीलिए इसको बोला है गूटी फॉर्मेशन। ये वाला जो एरिया बना जो हमने गर्डल किया स्टेम का, इसको हम बोलते हैं गूटी और यहीं से हमें मिलेगा हमारा नया प्लांट। जब रूट यहाँ पर ग्रो हो जाएंगे और थोड़े थोड़े शूट्स भी निकलने लगेंगे तब हम इसको डिटैच करके सॉइल में लगा सकते हैं और फिर उससे हमें मिलने वाला है पूरा प्लांट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो अभी फ्रूट थोड़े टाइम के बाद आपके मार्केट में आने वाला है, आ भी चुका है कहीं कहीं पर, तो वो है लीची। ये लीची जो है वो इसी एयर लेयरिंग के मेथड से प्रोपेगेट कराया जा सकता है। इसके अलावा लेमन, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एयर लेयरिंग वाले मेथड को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेयरिंग मेथड, एक तरीके का आर्टिफिशियल मेथड ही है ग्रो कराने का प्लांट्स के अंदर। एक और मेथड जो हमारा बचता है इसी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले पार्ट में, वो आएगा ग्राफ्टिंग, जो कि भी हम पुराने लेसन्स में ऑल्दो स्टडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे। ग्राफ्टिंग में जो पुराने लेक्चर्स थे उसमें हमने स्टॉक और स्कायन का कॉम्बिनेशन देखा था। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है कि स्टॉक कौन सा है और स्कायन कौन सा है, उनको मैंने बताया था एक याद करने का तरीका कि स्टॉक वो होता है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और हम वो पार्ट प्लांट का जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी में एक ही चीज़ प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं स्टॉक। और ऐसा किसके साथ हो सकता है? उस पार्ट के साथ जिसके साथ में ये रूट्स अटैच हैं, क्योंकि यही हमें मिलेंगी स्टॉक में। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे स्टॉक और ये है स्कायन। ऐसे दो प्लांट्स चूज किए जाते हैं जिसका एक का रूट सिस्टम स्ट्रांग है, शूट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, और दूसरे प्लांट का शूट सिस्टम स्ट्रांग है लेकिन रूट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। फिर से मैं आपको जो एग्जाम्पल देने वाली हूँ वो वही फ्रूट है जो थोड़े टाइम के बाद आपके मार्केट में आएगा, मैंगो। ठीक है, दो तरीके के मैंगो, देसी और दशहरी, ये दो ऐसी वैरायटीज हैं जिसमें से एक का रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरे का शूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो देसी मैंगो है इसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है और ये दशहरी का शूट सिस्टम बहुत अच्छा है। ऑल्टरनेट दोनों के खराब हैं या फिर उतने अच्छे नहीं हैं कि हम कमर्शियली इससे बेनिफिट पा सकें। तो क्या किया? ग्राफ्टिंग किया। इस देसी मैंगो का स्टॉक उठाया, दशहरी का स्कायन उठाया, दोनों को आपस में टाई कर दिया। लेकिन इस टाई करने के लिए भी एक कंडीशन है जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो कंडीशन ये होती है कि जब हम इन दोनों को आपस में टाई कर रहे हैं तो इसके जो कैम्बियम के रिंग्स हैं, जो वैस्कुलर बंडल्स के रिंग हैं, वो मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो आगे जाकर इसमें ये जो वैस्कुलर बंडल्स का स्टैब्लिशमेंट होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इस प्लांट को फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टीज आएंगी। तो इसके लिए एक ही कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि इसके जो कैम्बियल रिंग्स हैं, वैस्कुलर रिंग्स हैं, जो वेजाइलम और फ्लोएम के बंडल्स हैं, वो मैच करने चाहिए। यही बंडल्स पहले आर्टिफिशियली टाई होंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद नेचुरली आपस में
कनेक्शन को बिठा लेंगे। जब वैस्कुलर कनेक्शन बैठ जाएंगे तो ये दोनों प्लांट्स आपस में कंबाइन होकर हमको एक बेटर प्लांट दे पाएंगे। एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और पिछले एक्सरसाइजेस वाले लेक्चर में जो एक एक्सरसाइज MCQ पढ़े हैं चैनल के ऊपर, उसमें भी ये क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टॉक, जो स्कायन है, जो फ्रूट है, वो किसकी क्वालिटी पे डिपेंड होंगे। ऑब्वियसली बात है स्कायन की क्वालिटी पर ही डिपेंड होंगे। हमने इस शूट सिस्टम को इसीलिए लिया ताकि अच्छे से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके हमारे स्कायन को दे पाए। दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज द जेनेटिक या फिर जीनोटाइप मेकअप ऑफ आवर फ्लावर्स विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन दी स्कायन टाइप। ठीक है, जैसा स्कायन का जेनेटिक मेकअप होगा फ्रूट्स का भी वैसा ही होगा। सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ्टिंग मेथड इज प्रिपेयर्ड और इज फॉलोड। बस जो इसकी कंडीशन है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसके जो रिंग्स हैं वो आपस में मैच करनी चाहिए। इसके अलावा मैंगो के अलावा ये एप्पल में भी फॉलो किया जाता है। एप्पल में भी इसी तरीके के दो अलग अलग वेराइटीज़ को हम कंबाइन करके ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, गुआवा में होता है, रबर में भी फॉलो कराया जाता है। रबर में तो बहुत जगह पर देखा भी होगा आपने, अगर कभी एक्सपीरियंस हुआ हो तो रबर के जो खेत होते हैं या जहाँ पर ऐसा प्लांटिंग होती है रबर की, वहाँ पर ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। कपड़ा बांध के ही बहुत सारे रबर प्लांट्स को यूजुअली देखा जाता है। उसका मतलब उसमें ग्राफ्टिंग का प्रोसेस अपनाया गया है। ठीक, तो पीच, प्लम, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। ये सारे फ्रूट्स वही हैं जो अभी बस आने वाले हैं, है ना। तो इसी तरीके से ग्राफ्टिंग की जो मेथडोलॉजी है वो कंप्लीट होती है, और हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो पार्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो एक्चुअली में हमारा आपके NCERT में भी, आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से भी जो टॉपिक दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स, वो पढ़ने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाले जो 2 लेक्चर्स थे, इससे पहला वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।